आज हम लेकर आए हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के 8वें एपिसोड को। और आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज जिनवू का सामना अमेरिका के सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे से होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एस रैंक गेट के ब्रेक होने के चलते जब जापान के सारे शहर खतरे में थे, तब जिनवू जापान जाने का फैसला करता है। वहां जिनवू शैडो सोल्जर्स की आर्मी के साथ सभी जाइंट्स को मार देता है और अकेले ही डंजन के बॉस लेगिया को खत्म कर देता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अमेरिका के एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड के घर का सीन दिखाया जाता है। वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिसमें सेलनर और फेडरल ब्यूरो से यह लोग क्रिस्टोफर रीड से मिलने आए होते हैं। 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से क्रिस्टोफर दुनिया के तीसरे सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर हैं। ये दोनों क्रिस्टोफर से बोलते हैं कि उन्हें उससे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद क्रिस्टोफर अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि जब तक यह दोनों यहां से ना चले जाएं, किसी को भी मेरे रूम के पास मत आने देना। अब ये तीनों रूम में आ जाते हैं, जहां क्रिस्टोफर उनसे यहां आने का कारण पूछता है और बोलता है कि अगर यह अमेरिका में खुले एस रैंक गेट के बारे में है तो मैं वहां नहीं जाने वाला हूं। तब सेलनर उसे बताती है कि वह यहां एस रैंक गेट के लिए नहीं आई है, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सेलनर उसे बताती है कि भविष्य में तुम्हें मार दिया जाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफर उसकी बात को मजाक समझता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई इतना पावरफुल है जो मुझे मार सकता है। तब सेलनर बताती है कि हाल ही में मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा है जिसमें तुम बहुत सारे ह्यूमन से घिरा हुआ था। क्रिस्टोफर को सेलनर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूं, इसका मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर सेलनर की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह बोलता है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मुझे अपनी मदद के लिए किसके पास जाना चाहिए और कौन इतना पावरफुल है जो एक नेशनल लेवल हंटर को बचा सकता है। तब सेलनर उसे बताती है कि एक ही है जो आपकी मदद कर सकता है और आपको बचा सकता है, और वह है मिस्टर संग जिनू। और यह सुनकर क्रिस्टोफर एकदम शांत हो जाता है। हुए एस रैंक गेट को बंद करके इस तबाही को रोक चुका था। गेट से बाहर निकलकर जिनवू लेगिया के बारे में सोच रहा था कि मैंने उसे मारकर सही किया। भले ही वह चैन से बंधा हुआ था, लेकिन तब भी वो बहुत पावरफुल था और अगर वह बाहर आ जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। जिनू सोचता है अच्छा हुआ कि कुछ बुरा होने से पहले मुझे उसके इरादों का पता चल गया था। जिनू रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में सोचते हुए बोलता है कि मुझे और भी पावरफुल बनना होगा। अब जापान में जाइंट्स के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अब एक नए नेशनल लेवल हंटर की बातें कर रहे थे। इसके अलावा जो एक जाइंट चीन की तरफ भागा था, उसे चीन के नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग द्वारा खत्म कर दिया गया है। वहीं जापानी हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद को सरेंडर कर दिया है। लेकिन उसने यह क्यों किया, यह अब तक किसी को नहीं पता है। वहीं अमेरिका के मैरीलैंड में जो एस रैंक गेट खुला था, उसे स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स द्वारा खत्म कर दिया गया है, जिसकी खुशी में मैरीलैंड में पार्टी रखी गई है। वहां स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर थॉमस आंद्रे भी था। तभी थॉमस के पास एक हंटर आकर बताती है कि इस बार जो गिल्ड्स इंटरनेशनल गिल्ड मीटिंग में आएंगी, उनकी लिस्ट अभी अभी निकली है और इस लिस्ट में साउथ कोरिया की एजेंट गिल्ड भी शामिल है, जिसका मास्टर संग जिनू है। आंद्रे समझ जाता है कि जिनू अमेरिका आने वाला है। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एस रैंक गेट खुला था। जिनू ने जिन जाइंट्स को शैडो बनाया था वे सब उसके सामने खड़े थे। वहां खड़े सोल्जर्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वहीं जिनू सोचता है कि यह बुरा हुआ कि एक जाइंट भाग गया, लेकिन फिर भी इनकी मदद से मेरा काफी लेवल अप हुआ है। सभी लोगों को इस तरह देखकर जिनू सोचता है कि इनकी पावर्स को पहली बार देखकर सब ऐसे ही शॉक होते हैं, और तभी वहां जिनू के लिए कॉल आती है। जिनू कॉल उठाते ही पूरी तरह हैरान हो जाता है। जिनू तुरंत बताता है कि मुझे कोरिया वापस जाना होगा।
जिनू को पूरी बातों का नहीं पता था, लेकिन वह इतना समझ जाता है कि उसकी फैमिली में जरूर कोई प्रॉब्लम आई होगी। वहां खड़े सोल्जर्स जिनको हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट तक ले जाया जाता है। जिनू सोच रहा था कि मैंने अपनी मां की आवाज इस हाल में पहले कभी नहीं सुनी। पता नहीं क्या हुआ होगा। जिनू अब कोरिया एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां उसके फादर का सेक्रेटरी उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और बताता है कि आपके फादर अनंत नींद में सो गए हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में चेयरमैन यू जिनू के पास आया था और जिनू से उसने इंटरनल स्लमर का इलाज मांगा था, क्योंकि इस बीमारी से आज तक केवल जिनू की मां ही ठीक हुई थी। लेकिन जिनू को यू पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने यू की मदद करने से मना कर दिया था। अब जिनू अपने डैड को इस तरह से देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह बोलता है कि हमेशा की तरह आज भी मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद सेक्रेटरी जिनू को उसके फादर की एक नोटबुक देता है, जिसमें जिनू देखता है कि उसके फादर ने उससे जुड़ी सभी यादें कितनी अच्छी तरह संभाल कर रखी हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए सभी इंसिडेंट्स की फोटोज भी उन्होंने संभाल कर रखी हैं। सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे, जिसे सुनकर जिनू रोने लगता है। इसके बाद सेक्रेटरी जिनू को लेकर हॉस्पिटल से घर जाने लगता है। तभी जिनू को पीछे से उसके डैड वाले कमरे के गेट खुलने की आवाज आती है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए वह दोनों घर जाने लगते हैं। तभी हम जिनू को देखते हैं, जो जिनू के डैड के रूम में शैडो एक्सचेंज करके आ चुका था। जिनू बोलता है कि जिनू, तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। इसके बाद जिनू तुरंत इलिक्स ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है और चेयरमैन यू को पिला देता है। तभी अपने डैड को देखने जिनू की सिस्टर जिन्नी भी वहां आती है। अंदर आते समय वह जिनू को बाहर जाते हुए देख लेती है। अब जैसे ही वह अंदर देखती है, यू नींद से जाग चुका था और यह देखकर जिन्नी खुशी से रोने लगती है। चेयरमैन यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह इंटरनल स्लमर से जाग उठा है। सभी डॉक्टर भी पूरी तरह हैरान थे। जिनू वो हॉस्पिटल के बाहर निकलकर स्माइल करता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि यह थोड़ी जल्दी है, लेकिन हैप्पी बर्थडे जिनू, क्योंकि जिनू के आने वाले बर्थडे पर जिनू ने उसके डैड को ठीक करके अपनी तरफ से बेहतरीन गिफ्ट दे दिया था। जिनू अब सोचता है कि उसे बचे हुए काम निपटाने के लिए वापस जापान जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल का उपयोग वह अब 2 घंटे बाद ही कर सकता है। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब 2 घंटे तक वह क्या करे। 1 सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसे सेलनर से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वह सोचता है कि उसे कोई ऐसा डंजॉन ढूंढना चाहिए जिसे अभी तक किसी गिल्ड द्वारा क्लेम न किया गया हो। इसके बाद हमें अमेरिका में क्रिस्टोफर रीड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वह सो रहा था और तभी उसकी आंख खुलती है और वह रूम से बाहर निकलता है। वह अपने घर में देखता है कि आज यह जगह बहुत शांत है, इसलिए वह वाइन का ग्लास उठाकर फेंक देता है। वाइन का ग्लास टूटता है, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी वह वहां किसी को देखता है। उसे तुरंत सेलनर और उस हंटर की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही के टच में रहना। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। तभी उसके सामने एक शैडो मोनार्क आता है जिसका नाम तरनक था। इसके अलावा क्रिस्टोफर के पीछे से 2 और शैडो मोनार्क राकन और क्वेरेशा भी आ चुके थे। ये कौन और क्या है, इस बात का पता क्रिस्टोफर को नहीं था, लेकिन वह इतना जानता था कि ये लोग उसे मारने आए हैं। तरनक बोलता है कि इंसानों पर आसानी से अटैक करने की कोशिश करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वह क्रिस्टोफर को फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है, क्योंकि क्रिस्टोफर भी रूलर्स के वेसल में से एक है और इसलिए मोनार्क्स मानव दुनिया में रूलर्स को खोज कर खत्म कर रहे हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि वह बीस्ट की भाषा बोल रहा है। वह पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तरनक बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, यह उस समय के लिए था जो तुमसे जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक लग रहा हूं। जिसके बाद क्रिस्टोफर स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट होने लगता है और बोलता है कि आज तुम में से कम एक मेरे हाथों मरने वाला है। राकन और क्वेरिशा यह देखकर हैरान थे कि स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का उपयोग एक इंसान कर पा रहा है। क्रिस्टोफर की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी
वह अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरो मेरे हाथों, और उसके इस अटैक से पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि तीनों मोनार्क्स मिलकर क्रिस्टोफर को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनू अपना काम खत्म करके जापान से वापस जाने वाला है। वहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग जिनू का सम्मान करने और उसे देखने के लिए खड़े थे। जिनू सोचता है कि आज जापान में उसका आखिरी दिन है। तभी बेरू जिनू से बोलता है कि किंग, आपकी प्रजा यहां आपका सम्मान करने के लिए आई है, इसलिए आपको हाथ उठाकर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी बात पर जिनू अजीब सा चेहरा बना लेता है। इसके बाद जिनू एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरप्लेन में जिनू के बगल में एडमम वाइट बैठा हुआ था। यह अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का वही बंदा है जिसने जिनू को पहली बार सेलनर से मिलवाने ले गया था, ताकि जिनू एक हंटर के रूप में अमेरिका के साथ आ जाए। एडमम खुश था कि वह जिनू से फिर से मिल पाया और जिनू को उसका नाम अभी तक याद है। लेकिन जिनू को उसका नाम बेरू याद दिलाता है। बेरू बोलता है कि इस बार आपको उसका नाम सही से लेना है। आपको एक किंग के रूप में अपनी डेंसिटी बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद जिनू एडमम से यहां मिलने का कारण पूछता है। तब एडमम जिनू को क्रिस्टोफर के घर की वीडियो दिखाता है जहां के आसपास भयंकर आग लगी हुई थी। वह बताता है कि हम वहां की आग बुझाने के लिए सब कुछ कर चुके थे, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह कोई नॉर्मल आग नहीं थी। वहां खतरनाक बैटल हुई होगी। इसके बाद वह बताता है कि आग लगाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर था। जिनू उससे पूछता है कि क्या यह सब क्रिस्टोफर ने किया है। तब एडमम उसे बताता है कि वह हमें मिलने से पहले ही मर चुका था। इसके बाद एडमम जिनू को एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि फेडरल हंटर ब्यूरो के हिसाब से यह आदमी प्राइम सस्पेक्ट है। अपने डैड के बारे में इतना सुनते ही जिनू कमांडर्स अथॉरिटी का उपयोग करता है और एडमम का गला दबा लेता है। जिनू बोलता है कि तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। वहां कुछ और हंटर्स आते हैं, लेकिन एडमम उन्हें दूर रहने को कहता है। एडमम जिनू को बताता है कि इस फोटो में दिखाया गया आदमी डंजॉन से बाहर निकला था, तो हो सकता है कि वह आपके फादर ना हो। वह बताता है कि डंजॉन से निकलने वाले इंसान से मैजिक वेव निकल रही थी जैसे बीस्ट से निकलती है, और उसने हमारे एस रैंक हंटर पर भी अटैक किया था। जिनू उससे पूछता है कि तुम कह रहे हो कि मेरे डैड ऐसा कर रहे हैं। तब वह बताता है कि उन्हें अब भी केवल प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। तब जिनू शांत होता है और पूछता है कि ऐसा था तो फिर तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई। तब एडमम बताता है कि आने वाले इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सभी मेजर गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होंगे और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स इस आदमी के लिए एक रेड नोटिस जारी करने की योजना बना रहा है। मतलब हमारी जांच अब बंद दरवाजे के पीछे नहीं की जाएगी, क्योंकि इस इंसान के कारण अमेरिका के एक एस रैंक हंटर को कीमत चुकानी पड़ी। एडमम बोलता है कि हम फेडरल ब्यूरो आपसे अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देने आया था। वह बताता है कि मुझे यकीन है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फोटो दिखाया जाता तो आप शॉक्ड हो जाते। जिनू सोचता है कि मेरे फादर 10 साल पहले लापता हुए थे और अब एक मैजिक बीस्ट के रूप में लौटे। वहीं जिनू की पावर्स को देखकर एडमम को समझ आ चुका था कि जिनू नेशनल लेवल हंटर जितनी पावर रखता है। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव गिल्ड्स को हंटर इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कुछ दिनों पहले ही फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इनवाइट किए हुए गिल्ड की लिस्ट को रिलीज किया था और एजेंट गिल्ड को इस साल साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था। एजेंट गिल्ड की पार्टिसिपेशन देश विदेश में हेडलाइन बन चुकी है। जिनू की पावर्स को देखकर फेडरल ब्यूरो ने यह निर्णय लिया था। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स चोई जोंग से सवाल कर रहे थे, क्योंकि हर साल चोई का हंटर्स गिल्ड ही कोरिया को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इस बार एजेंट गिल्ड को चुना गया था। जहां चोई बताता है कि एजेंट गिल्ड को चुनना एक अच्छा ऑप्शन है। भले ही वह अकेला उस गिल्ड का टॉप हंटर हो, लेकिन वह अकेले ही बड़ी से बड़ी गिल्ड को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा वह बताता है कि मैं और हंटर्स गिल्ड के सभी मेंबर्स जिनू की वजह से ही जिंदा हैं, इसलिए चोई जिनू के गिल्ड के चुने जाने से खुश था। इसके बाद
हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एमआर गो को बताया जाता है कि चीन से किसी ने जिनू के बारे में जानकारी मांगी है और यह रिक्वेस्ट चीनी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से आई है। मिस्टर गो को बताया जाता है कि चीन के 7 स्टार हंटर लियू जिगांग जिनू पे इंटरेस्टेड है। दरअसल चाइना हंटर्स की रैंकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करती बल्कि वो अपना खुद का रैंकिंग सिस्टम यूज करती है। 5 स्टार हंटर्स को हाई रैंक माना जाता है, लेकिन सिर्फ एक हंटर लियू जिगांग को 7 स्टार रैंक दी गई है और वो जिनू में इंटरेस्टेड है। गो सोचता है कि एक पावरफुल ही दूसरे पावरफुल को पहचानता है। वह बोलता है कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई करता हूं और उसे सिर्फ सरफेस लेवल की ही जानकारी भेजो। इसके बाद हमें अमेरिका के स्कैवेंजर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां थॉमस को बताया जाता है कि कल संग जिनू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए यहां आ जाएगा। थॉमस जानता है कि डोंगसू की जिनू के साथ दुश्मनी है क्योंकि जिनू ने उसके भाई को मारा था। इसलिए थॉमस डोंगसू को बुलाता है और उससे बोलता है कि कल जिनू के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि डोंगसू कुछ बोल पाता, आंद्रे गुस्से में उसे आदेश देता है कि कल जिनू के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए और उससे बोलता है कि कॉन्फ्रेंस या किसी चीज के दौरान गिल्ड्स विला वेकेशन मत जाना। थॉमस के सामने तो वह उसकी बात मानकर वहां से जाने लगता है। थॉमस जानता था कि वह उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वह अपनी साथ की हंटर से बोलता है कि डोंगसू पर तब तक कड़ी नजर रखो जब तक जिनू स्टेट नहीं छोड़ देता। वहीं जाते हुए डोंगसू सोच रहा था कि मुझे केवल उसके आने का इंतजार करना है, फिर मैं उसे मारूंगा कम और तड़पाऊंगा ज्यादा। अगले ही दिन अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी देश की गिल्ड अमेरिका पहुंचती है। वहां जर्मनी का एक हंटर लेन अपने साथी से पूछता है कि यहां इतने रिपोर्टर्स क्यों हैं। वह बताता है कि कोरिया का हंटर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वही यहां आ रहा है। तभी वह दोनों जिनू को वहां देखते हैं। लेन चाहता था कि वह वहां जाकर जिनू को अपना इंट्रोडक्शन दे क्योंकि वह एक पावरफुल हंटर से पहचान रखना चाहता था, लेकिन लेन आगे बढ़ते ही रुक जाता है। उसका साथी पूछता है कि क्या आपने अपना मन बदल लिया। लेन बोलता है, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेन के पसीने छूट रहे थे। वह बताता है कि वो कोई दूसरे डायमेंशन से शैडोज समन नहीं करता बल्कि वो उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहा है। लेन को जिनू के शैडोज दिख रहे थे। लेन बोलता है कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ वॉर शुरू कर सकता है। उधर जिनू पूछता है कि आप यहां किसी को जानते हैं। तब जिनू बोलता है कि नहीं, लेकिन कोई अंग्रेज है जो मुझे घूर रहा है। जिनू और जिनू के साथ यहां जिनचुल भी आया हुआ था। जिनू उससे पूछता है कि आप यहां पर क्यों हैं। तब जिनुल बताता है कि मैं यहां जिनू का बॉडीगार्ड हूं। उसकी इस बात पर जिनू जिनुअल से मजाक करने लगता है। तभी जिनू के पास फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की तरफ से एडमम अपने कुछ साथियों के साथ आता है। जिनू और जिनुल को एडमम के साथ के हंटर्स होटल दिखाने के लिए ले जाते हैं, जबकि जिनू को एडमम अपने साथ ले जाने लगता है। एडमम जिनू को बताता है कि वो उसे कुछ टॉप सीक्रेट बताने जा रहा है। वह जिनू को कार में फेडरल ब्यूरो ऑफ हेडक्वार्टर्स ले जाने लगता है। रास्ते में वह जिनू को बताता है कि अभी के समय हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा क्रिस्टोफर पर डिपेंड था, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है और अभी के समय में हमें रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है। फिलहाल अभी सब कुछ शांत है क्योंकि क्रिस्टोफर की मौत की खबर फैल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसे हंटर को भर्ती करना होगा जो क्रिस्टोफर की जगह पूरी कर सके, और इन्हीं हंटर्स के एक कैंडिडेट के रूप में संग जिनू भी था। इसके बाद एडम जिनू को सीक्रेट फॉइल दिखाता है और बताता है कि रून स्टोन की वैल्यू उस बीस्ट की पावर के बराबर है जिससे यह स्टोन हासिल किया गया था। वह जिनू को कामिश ड्रैगन के बारे में बताता है जो मानव इतिहास का सबसे भयानक इंसिडेंट था। वह जिनू को बताता है कि फिलहाल हम कामिश ड्रैगन से निकले हुए रून स्टोन के सही मालिक को खोज रहे हैं और वह जिनू को अपने साथ लाने के लिए रून स्टोन का ऑफर देता है, लेकिन जिनू की नजर कामिश ड्रैगन की बॉडी पर पड़ती है। वह हैरान होकर पूछता है कि क्या अमेरिका ने उसकी बॉडी को अब तक संभाल कर रखा है। जिनू उनसे पूछता है कि उसकी बॉडी कहां है और वह तुरंत एडम से वहां चलने के लिए बोलता है। एडम बताता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहां है,
लेकिन जब वह सुनेंगे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वह मना नहीं करेंगे। वह जिनू को हेडक्वार्टर के बाहर वेट करने को बोलता है और परमिशन लेने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एडम वहां के चीफ से बात करता है कि जिनू कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी को देखना चाहता है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रून स्टोन को छोड़कर उसकी बॉडी में क्यों इंटरेस्टेड है, लेकिन तभी वहां के चीफ को ख्याल आता है कि शायद जिनू कामिश ड्रैगन को अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता है, जिसे सालों पहले किसी और ने हराया था। और यह सुनकर एडम भी अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि वह सच में उसे अपनी आर्मी का पार्ट बनाना चाहता है। तब वहां का चीफ बोलता है कि अगर यह सच है तो हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को हम किसी एक के हाथ में नहीं लगने देंगे। तब एडम बोलता है कि अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया तो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तब चीफ उसकी बात समझ जाता है और खुद उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि जिनू क्या कर सकता है। इसके बाद वे दोनों जिनू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिनू हवा में पावरफुल माना सेंस कर पा रहा था। जिनू सोचता है कि जब उसका माना 8 सालों बाद भी बचा हुआ है तो जब मैं उसे अपना सोल्जर बनाऊंगा तो वह कितना पावरफुल होगा। जिनू अब कामिश ड्रैगन के पास तक पहुंच चुका था। चीफ उसे बताता है कि इसने 100 से भी ज्यादा एलाइट हंटर्स को खत्म किया था और जब वो 5 नेशनल लेवल हंटर्स से हार गया था तब से उसकी बॉडी यहीं पर है। यहां तक कि इस बिल्डिंग में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कामिश के एसेंस स्टोन से ही चलती है। वह जिनू से पूछता है कि क्या वह अब खुश है। जिनू उन्हें पीछे हटने के लिए बोलता है और कामिश की बॉडी के पास चलता है। इसके बाद वह ड्रैगन की बॉडी को छूते हुए अराइज बोलता है, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिनू खुद को शांत करता है और एक बार फिर अराइज बोलता है और इस बार शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेस हो जाता है और कामिश शैडो में बदल जाता है। शैडो बनते ही कामिश बोलता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुझे समन किया है, मोनार्क ऑफ शैडोज। और यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। कामिश उन लोगों को देखते ही बोलता है कि मुझे इंसानों को मारना होगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वह वहां के ग्लास को छूते ही तोड़ देता है। यह देखकर चीफ हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ग्लास को टॉप रैंक के हंटर के माना को यूज करके पावरफुल बनाया गया था। कामिश बुरी तरह चीखते हुए सांस लेता है। वह सभी पर माना बॉम्ब से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जिनू उसे रोक देता है और बताता है कि तुम्हारे अंदर के स्टोन को बहुत साल पहले ही निकाल दिया गया था और अब तुम्हें रूलर्स की बात मानने की जरूरत नहीं है। वहां सब हैरान हो जाते हैं कि जिनू अभी बीस्ट की भाषा बोल रहा था। कामिश अब शांत हो जाता है और बोलता है कि तो मोनार्क ऑफ शैडोज के सोल्जर होने पर ऐसा फील होता है। कामिश बताता है कि पहले मैं सिर्फ एक सर्वेंट था जो ड्रैगन किंग की सेवा करता था, लेकिन मैं अब आपके सामने अपना सिर झुकाता हूं, नए मोनार्क। जिन्हों उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रैगन किंग की सेवा करते थे। कामिश हां बोलते हुए बताता है कि वह एक समय पर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का सर्वेंट था। जिन्हों को कामिश से खतरनाक गुस्से का एहसास हो रहा था। वह हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक शैडो सोल्जर इतना स्ट्रांग ईगो रखता है। वह सोचता है कि यह उन सभी बीस्ट से पावरफुल है जिनसे मैं सामना कर चुका हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक इनक्रेडिबल बीइंग है। एडमम और चीफ दोनों यह देखकर हैरान थे कि कामिश अपनी पूंछ हिला रहा है। जिन्हों सभी मोनार्क्स के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी 9 मोनार्क्स में से एक होगा। तभी कामिश जिनू से माफी मांगते हुए बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, और तभी उसकी शैडो मिटने लगती है। जिनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। कामिश बताता है कि उसे दुख है कि हम बहुत देर से मिले। जिनू सिस्टम पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद कामिश जिन्वू की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे सच में जलन होती है उन शैडो सोल्जर्स से जिन्हें आपका साथ, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। जिन्वू चुपचाप सुनता रहता है। अंत में कामिश झुककर कहता है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन किंग से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। जिन्वू शैडो एक्सट्रैक्शन करता है, लेकिन स्किल फेल हो जाती है। कामिश की शैडो हवा में बिखर जाती है, क्योंकि कामिश को मरे हुए बहुत साल हो चुके थे। उसकी आत्मा अब इस दुनिया में लौटने लायक नहीं बची थी। जिन्वू धीमे स्वर में कहता है, माफ करना। फिर वह एडम वाइट से माफी मांगता है और कहता है
कि मैं यहाँ हुए नुकसान का पूरा खर्चा खुद उठाऊंगा। जिनवू वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा उदास था। वो उस ड्रैगन को खो देने की टीस महसूस कर रहा था जो उसके लिए सबसे परफेक्ट सोल्जर बन सकता था। जिनवू होटल वापस आता है। वहाँ उसे जिनचोल मिलता है। जिनचोल पूछता है, क्या तुम अभी अभी जिन्हों से मिलकर आए हो? जिनवू चौंक जाता है। क्या मैं अभी ब्यूरो से आया हूँ? मैं तो उससे मिला ही नहीं। तभी जिनचोल बताता है, 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड के लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि जिनवू उन्हें ब्यूरो में बुला रहा है और वे उसी के साथ चले गए। जिनवू का दिल तेज धड़कने लगता है। कुछ गलत होने वाला था। एडम तुरंत कहता है, फेडरल ब्यूरो और स्कैवेंजर गिल्ड के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हमारी तरफ से कोई अधिकार नहीं मिला था। यह सीधा सीधा दखल है। वह तुरंत स्कैवेंजर गिल्ड को कॉल लगाता है। जिनवू के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह समझ चुका था, यह सब प्लान किया हुआ है। जिनवू सन्न रह जाता है क्योंकि वह तो ब्यूरो गया ही था, लेकिन उसने किसी को बुलाया नहीं था। एडम गुस्से में बोलता है कि एफबीएच और स्कैवेंजर गिल्ड के रिश्ते भले ही अच्छे हों, पर बिना उनकी अनुमति वह कोई कदम नहीं उठा सकते। वह तुरंत स्कैवेंजर गिल्ड को कॉल लगाता है। कॉल कनेक्ट होते ही जिनवू का दिल बेचैनी से भारी होने लगता है। उसे साफ एहसास हो रहा था कुछ बहुत गलत होने वाला है, पर उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वह समझ जाते हैं कि जिन्हों को डोंगसू ले गया होगा। वह एडम से बोलते हैं कि हम तुरंत इसके बारे में पता लगाते हैं। एडम जैसे ही जिनवू को बताने वाला था कि स्कैवेंजर गिल्ड पता लगाने वाली है, जिनवू वहां से गायब हो जाता है। जिनवू तुरंत बिल्डिंग के ऊपर आता है और बोलता है कि यह मेरी गलती है, क्योंकि उसने यू को बचाने के लिए जिन्हों वाले शैडो के साथ एक्सचेंज कर लिया था और उसके बाद उसने कोई शैडो सोल्जर उसके साथ नहीं रखा। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। जिनवू तुरंत कई शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें जिन्हों को ढूंढने के लिए चारों तरफ भेज देता है। सीन स्कैवेंजर गिल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां थॉमस देखता है कि उसने जिन हंटर्स को डोंगसू पर नजर रखने के लिए रखा था, उन्हें पीट कर डोंगसू वहां से जा चुका है। थॉमस अपने आदमियों से बोलता है कि किसी भी हाल में जिनवू से पहले डोंगसू को ढूंढो। इसके बाद हम किसी जगह पर डोंगसू को देखते हैं। उसने जिन्हों को डैमेज करके अपने पास रखा है। जिनवू अपने भेजे हुए सभी सोल्जर्स की आंखों से हर जगह देख रहा था, लेकिन उसे जिन्हों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जिनवू सोचता है कि जिनचोल ने बोला था कि स्कैवेंजर गिल्ड का कोई हंटर उसे ले गया था। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डोंगसुक का छोटा भाई डोंगसू है और शायद वह अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए हमारे आने का अब तक इंतजार कर रहा था। वह सोचता है कि केवल मैं और जिन्हों ही उस मिशन में बचे थे, और मुझे यकीन है कि डोंगसू को हम दोनों पर उसके भाई को मारने का शक है। जिन्हों जिन्हों के खोने को अपनी गलती मानता है और गुस्से में बोलता है कि अगर जिन्हों को कुछ भी हुआ तो वह डोंगसू को खत्म कर देगा। दूसरी टीआरएफ थॉमस के लोग भी डोंगसू को खोज रहे थे, क्योंकि थॉमस जानता है कि अगर उसने डोंगसू को जिन्हों से पहले नहीं ढूंढा तो जिन्हों उसे खत्म कर देगा। उसकी असिस्टेंट थॉमस को रिसर्च करके बताती है कि ऐसी 3 जगह हैं जहां डोंगसू ज्यादातर जाता था। तब थॉमस बोलता है कि हमारे सभी हंटर्स को वहां भेज दो और मैं खुद भी वहां जाऊंगा। दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो हेडक्वार्टर में अफरातफरी मची थी, क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स एक साथ निकल चुके थे और उन्होंने सभी रेड को कैंसिल कर दिया था। वे समझ जाते हैं कि अगर पूरे स्कैवेंजर गिल्ड को तैयार किया गया है तो थॉमस खुद उन्हें ऑर्डर दे रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे सब कहां जा रहे हैं। तभी हम किसी वेयर हाउस में डोंगसू के साथ 2 हंटर्स को देखते हैं, जिसके सामने जिन्हों घायल बैठा हुआ था। डोंगसू बोलता है कि मास्टर ने मुझे केवल जिन्हों के साथ कुछ नहीं करने की वार्निंग दी है, इसलिए उसने जिन्हों को अपने सवालों के जवाब देने के लिए पकड़ा है। वो जिन्हों से एक ही जवाब सुनना चाहता था कि जिन्हों ने ही उसके भाई को मारा है। वो बोलता है कि अगर उसने यह जवाब दिया तो वह जिन्हों को जिंदा छोड़ देगा। जिन्हों बेहोश था और उसे मार के होश में लाया जाता है। उनके इतना टॉर्चर करने पर भी जिन्हों उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। डोंगसू एक बार फिर जिन्हों से पूछता है और बोलता है, अब अगर तूने कुछ नहीं बोला तो तुझे यहीं मरना होगा और यहां कोई तुझे बचाने भी नहीं आएगा। लेकिन जिन्हों उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए जाबे फट्टू बोलता है। यह सुनते ही डोंगसू गुस्से में उसका सिर दीवार में पटक देता है। उसके साथ के हंटर्स उसे और टाइम देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वह लोग किसी मर्डर में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन डोंगसू उनकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि मैंने अब भी बस शुरू ही किया है। इससे पहले कि डोंगसू जिन्हों को कुछ कर पाता, जिन्वू का एक हाई ऑनर्क शैडो सोल्जर जिन्हों को ढूंढ लेता है। हाई ऑर्क ने जो देखा था उसका मतलब था कि जिन्वू भी यहां देख चुका है। डोंगसू ऑर्क को देखता है, उसे लगता है कि आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा। वह तुरंत हाई ऑर्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है।
लेकिन तभी जिनवू उस ऑर्क के साथ खुद को एक्सचेंज कर लेता है। तभी हम जिनवू के घर का सीन देखते हैं जहां जिन्हा और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें टीवी में जिनवू दिखाई देता है। जब जिनचोल ने जिन्हों के लापता होने की खबर जिनवू को दी थी, उसकी माँ बोलती है कि जिन्हा, टीवी में तुम्हारा भाई है। यह सुनते ही बेरू माइकिंग बोलते हुए उठकर टीवी देखने लगता है। जिनवू को देखकर बेरू समझ जाता है कि किंग अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह भी जिनवू के गुस्से से डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस कार से अपने हंटर्स के साथ डोंगसू की लोकेशन पर जा रहा था। थॉमस ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है क्योंकि थॉमस को फील हो गया था कि जिनवू डोंगसू तक पहुंच चुका है। ड्राइवर कार को जल्दी से नहीं रोक पाता, इसलिए थॉमस कार के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और सभी से बोलता है कि मैं पहले वहां जा रहा हूं और तुम सब अब मेरे पीछे मेरी लोकेशन पर पहुंचो। इसके बाद थॉमस फुल स्पीड से सिन्हा अपने सामने आने वाली चीजों को उड़ाते हुए डोंगसू की ओर जाने लगता है। उसे देखकर उसके साथी बोलते हैं कि लगता है कि फिर से हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी, इससे अच्छा वो कार से चलते। अब हम देखते हैं कि जिनवू ऑर्क के साथ एक्सचेंज करके डोंगसू के पेट में एक खतरनाक पंच मारता है और यह देखकर जिन्हों के फेस में स्माइल आ जाती है। जिनवू के पंच से डोंगसू के मुंह से ब्लड आ जाता है और वह दूर जाकर गिरता है और जिनवू गुस्से में बहुत पावरफुल माना रिलीज करता है। जिनवू जिन्हों को हीलिंग पोशन पिलाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बहुत डैमेज हो चुका था। जिनवू डोंगसू के दोनों बंदों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई हीलर है। वह गुस्से में उन्हें हील करने को बोलता है। यह बंदा बोलता है कि हम कोरियन नहीं बोलते। तभी डोंगसू उठकर वहां आते हुए बताता है कि वह तुम लोगों से हील करने के लिए बोल रहा है। जिनवू उस बंदे से फिर से बोलता है कि आखिरी बार बोल रहा हूं, तुरंत हील कर उसे। तब यह बंदा डोंगसू के सामने हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पहले मेरे बॉस को मनाना होगा। लेकिन तभी जिनवू उसका फेस पकड़कर बुरी तरह से दीवार में पटक देता है। जिनवू अब इस बंदे से भी पूछता है कि क्या तू भी एक हीलर है। उसकी फट जाती है और वह डोंगसू से बोलता है कि तुमने नहीं बताया था कि जिनवू भी इसमें शामिल है। जिनवू फिर से बोलता है, मैंने पूछा है कि क्या तू हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। वह जैसे ही नहीं बोलता है, जिनवू उसे भी उठाकर जमीन में पटक देता है। डोंगसू जिनवू से बोलता है कि मैं जानता हूं तू वही है जिसने मेरे भाई को मारा था। जिनवू उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जिनवू को संभल कर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो डोंगसुक का छोटा भाई था। जिनवू उसे चुप रहने के लिए बोलता है। डोंगसू बोलता है, जवाब दे जिनवू, क्या तूने मेरे भाई को मारा था। जिनवू गुस्से में बोलता है कि जा खुद जाकर पूछ उससे। डोंगसू गुस्से में आकर तुरंत जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके अटैक से बचते हुए उसे इतना खतरनाक पंच मारता है कि वह दूर उड़ते हुए एक बड़ी सी पाइप में जाकर गिरता है। इससे पहले कि डोंगसू वहां से उठ पाता, जिनवू स्पीड से उसके बगल में आ चुका था। जिनवू एक बार फिर उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है, यहां तक कि अब उसका खेल लगभग खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वहां थॉमस आ जाता है और जिनवू को रुकने के लिए बोलता है। थॉमस जिनवू को बताता है कि मैंने उससे बोला था कि वह तुमसे ना उलझे। वह पूछता है कि क्या डोंगसू अभी भी जिंदा है। जिनवू बताता है कि अभी के लिए तो जिंदा है। थॉमस जिनवू से बोलता है कि हम बात कर सकते हैं, उसे छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन जिनवू गुस्से में बोलता है, और अगर मैं मना कर दूं तो। थॉमस बताता है कि तो फिर मेरी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर होगा। तब जिनवू बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डोंगसू को उठाकर फेंक देता है। डोंगसू का खेल अब खत्म होने वाला था, लेकिन वह यही चाहता था कि थॉमस उसके लिए जिनवू को खत्म कर दे। जिनवू अब थॉमस के पास आता है। थॉमस बोलता है कि क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। जिनवू उसे बताता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। थॉमस सोच रहा था कि यह मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी मुझसे लड़ने के लिए बोल रहा है। थॉमस गुस्से में जिनवू पर अटैक कर देता है। बाहर हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी लोग और हंटर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। तभी वहां की दीवार टूटती है क्योंकि जिनवू के पंच से आंद्रे भी दीवार तोड़ते हुए बाहर आ चुका था। थॉमस के हंटर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह उन्हें दूर रहने को बोलता है। वह वहां खड़े सभी हंटर्स से बोलता है कि तुम सब किसका वेट कर रहे हो, आगे बढ़ो। इधर जिनवू इग्रिस और कासेल को समन करता है और बोलता है कि जिन्हों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए, इसका इलाज हो जाना चाहिए। इग्रिस तुरंत जिन्हों को लेकर कासेल के साथ चला जाता है। थॉमस अब अपने सभी हंटर्स के साथ खड़ा हो जाता है और इधर जिनवू भी अपने सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर लेता है। जिनवू के मुक्के से सबके सामने थॉमस की बेइज्जती हो चुकी थी, इसीलिए उसे अब डोंगसू की कोई परवाह नहीं थी। वो किसी भी हाल में जिनवू को मारकर अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। लेकिन थॉमस एक बार फिर से बोलता है
कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी गलतियों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जिनवू कहाँ मानने वाला था, वह उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसके बाद थॉमस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके पावरफुल माना से उसके कपड़े तक जलने लगते हैं। जिनवू अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। थॉमस भी हंटर्स को तैयार रहने के लिए बोलता है। सोल्जर्स अब हंटर्स पर अटैक करने के लिए रंबलिंग करते हैं। हंटर्स शील्ड लगाते हैं, लेकिन जिनवू के सोल्जर्स उड़ते हुए ऊपर से ही अटैक कर देते हैं। थॉमस खुद कई सोल्जर्स को मारते हुए हाई ऑर्क्स को भी खत्म कर देता है और बोलता है कि मेरे आगे इनके टिकने का कोई चांस नहीं है। इधर जिनवू भी कई हंटर्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर थॉमस जिनवू की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में सोल्जर्स आ जाते हैं। थॉमस सोल्जर्स को हटाते हुए जिनवू की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिनवू गायब हो जाता है। जिनवू तुरंत पीछे से उस पर डैगर से अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिनवू को मारकर उड़ा देता है और बोलता है कि क्या एक नेशनल लेवल हंटर तेरे लिए मजाक है। इसके बाद थॉमस टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे दूर से ही पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और बोलता है, तेरे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस देख और मर जा। लेकिन तभी जिनवू भी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है। थॉमस पूरी तरह से हैरान था कि जिनवू उसे जमीन में गाड़ देना चाहता है। यहां तक कि वह जिनवू को अपनी ओर खींच रहा था, तब भी जिनवू उस पर अटैक कर रहा था। जिनवू उसके पास आता है और उसके गले में इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वह उड़कर पीछे गिरता है। थॉमस हैरान था कि उसका खून बह रहा है। इसके बाद जिनवू तुरंत उसके पास आता है और वो भी बोलता है कि हम दोनों की पावर के बीच अब तू डिफरेंस देख और मर जा। जिनवू फुल स्पीड के साथ उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। इसके बाद थॉमस बोलता है कि अब मैं तुझे कम नहीं समझूंगा। वो रीइंफोर्समेंट का यूज करता है और रूलर्स बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ एडम भी फाइट वाली जगह पर आ रहा था। वो जानता था कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यहां जिनवू सोचता है कि अब 4 इंसानों के पास रूलर्स की पावर्स हैं। वह सब कामिश रेड के दौरान 5 बचे हुए लोग थे। इसका मतलब यह भी उन 4 बचे हुए नेशनल लेवल हंटर्स में से एक हो सकता है। थॉमस अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जिनवू स्पीड से उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन थॉमस बुरी तरह उस पर अटैक करता है, जिससे वहां की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जिनवू जंप करके ऊपर आ जाता है। इसके बाद थॉमस रूलर्स हैंड का यूज करता है और ब्लैक होल टाइप की पावर से सभी को अपनी ओर खींचने लगता है। हंटर्स थॉमस से दूर भागने लगते हैं, जबकि शैडो सोल्जर्स उस ब्लैक होल में खींचे चले जाते हैं। वहीं जिनवू कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करके खुद को बचा लेता है। थॉमस जिनवू को खींचने के लिए पूरा जोर लगा देता है, लेकिन जिनवू और भी ऊपर पहुंच जाता है। थॉमस के आसपास की पूरी जगह खाली हो चुकी थी। वो जिनवू से बोलता है, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हंटर्स सभी घायल हुए लोगों को वहां से निकाल रहे थे और थॉमस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस अब जंप करके ऊपर जिनवू की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो जिनवू तक पहुंच पाता, जिनवू अपने पैरों से उसके सिर में अटैक करते हुए उसे नीचे धकेल देता है। थॉमस तुरंत रूलर्स हैंड का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू भी कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। थॉमस को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या मुझे सामने से अटैक करना चाहिए। इसके बाद वह बोलता है कि मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। थॉमस और जिनवू अब पास आते हैं और आमने सामने से एक दूसरे पर पंच करते हैं। जिनवू के पंच से थॉमस के हाथ की बैंड बच जाती है और वह बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है। थॉमस अब दर्द से चिल्लाने लगता है। जिनवू तुरंत उसकी ओर आगे बढ़ता है। थॉमस उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके अटैक से बचते हुए उसके सिर को पकड़ता है और अपने घुटने से उसका सिर फोड़ देता है, जिससे उसके ऊपर का आर्मर टूटने लगता है। तभी वहां एडम भी पहुंच जाता है। वह सोच रहा था कि यह किस तरह के मॉन्स्टर्स के बीच फाइट हो रही है, क्योंकि उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जिनवू थॉमस को कुत्तों की तरह मारते हुए बाहर तक लाता है। वहां खड़े सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। एडम बोलता है कि हमें तुरंत उन्हें रोकना होगा, नहीं तो जिनवू थॉमस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिनवू उसे बहुत बुरी तरह कूट रहा था। थॉमस पिटते हुए सोच रहा था कि कैसे एक मैजिक टाइप हंटर इतना पावरफुल हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये फाइट हारने वाला है। थॉमस बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वह ऊपर से जिनवू पर अटैक करता है। वो बोलता है कि मैं थॉमस आंद्रे हूं, ये पावर मेरी पहचान है और मुझे मारने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जिसके बाद वो वापस उठने लगता है, लेकिन जिनवू सामने से हट जाता है और पीछे से आकर उसे गिरा देता है और उसे फिर से कूटते हुए बोलता है कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। जिनवू सबके सामने मार मार के उसका आर्मर पूरी तरह तोड़ देता है,
एडम जिन्वू को बार बार रुकने के लिए बोल रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमेरिका से एक और पावरफुल हंटर कम हो जाए। लेकिन जिन्वू उसे कुत्तों की तरह मारता जा रहा था। जिन्वू उसे तब तक मारता रहता है जब तक थॉमस खुद हार नहीं मान लेता। उसके हार मानते ही जिन्वू रुक जाता है। एडम को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने थॉमस का यह हाल कर दिया है। वो सोच रहा था कि अगर यह खबर दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी। एडमम तुरंत हंटर से थॉमस को हील करने के लिए बोलता है। हीलर हंटर देखता है कि थॉमस की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और खून बह रहा है। वो बोलता है कि थॉमस इसीलिए जिंदा है क्योंकि यह नेशनल लेवल हंटर है। कोई और हंटर होता तो 10 बार मर चुका होता। वह बताता है कि इन्हें हील करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तभी एक हंटर आकर एडमम को बताता है कि डोंगसू मर चुका है और जिन्वू भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तभी हम जिन्वू को कोरिया में देखते हैं, जो कि किसी शैडो के साथ बैठा हुआ था और यह शैडो किसी और की नहीं बल्कि डोंगसू की थी। जिन्वू ने बेरू के साथ खुद को एक्सचेंज करके बेरू को अमेरिका भेज दिया है ताकि वह जिन्हों को हील कर सके। डोंगसू बोलता है कि मेरे किंग प्लीज आप मेरा भी कुछ नाम रख दीजिए। जिन्वू देखता है कि उसकी रैंक जनरल थी। जिन्वू उससे बोलता है कि ग्रीड नाम कैसा रहेगा क्योंकि तुम लालची होकर मरे थे। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें यह नाम पसंद है। तब वह जिन्वू को थैंक यू बोलता है क्योंकि जिन्वू उससे नाराज था, इसीलिए वह बोलता है कि अब अपना सिर फिर से नीचे झुका लो। यह सुनते ही ग्रीड सिर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी झुकाकर लेट जाता है। आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।